Okay, hello everyone. We are going to start with the unit number 1, class 10th AI. So let's move to the uh, slide. So this is our unit 1. This unit 1 consists of 7 marks. The name of the unit is Revisiting AI Project Cycle and Ethical Frameworks for AI. ठीक है. So नीचे मैंने दे रखा है AI वाले सर नाम से मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है और टेलीग्राम पे चैनल है और यूट्यूब पे भी सेम चैनल है जिसको आप देख रहे हो, राइट. चलिए, तो हम बात करें कि ये 7 मार्क्स में क्या क्या आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है इस पूरी यूनिट में से. जो इतनी बड़ी यूनिट है इसमें से इंपॉर्टेंट क्या और क्या क्वेश्चन बनते हैं, हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे. पूरा यूनिट हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे क्या क्वेश्चन हैं और उनके क्या आंसर्स हैं और क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, बस एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट. ठीक है. इन केस यू वांट समथिंग, सम क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो कमेंट में डालिएगा. आई विल गिव यू आंसर्स इन अनदर वीडियो. ठीक है. दैट इज डाउट सेशन हम लोग करेंगे इसका. तो डाउट सेशन में उसको हम लोग कवर कर लेंगे, राइट. सो स्टार्टिंग विद द स्लाइड्स. थैंक यू. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. तो पहली बात हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, डोमेन्स ऑफ एआई एंड देयर एप्लीकेशंस, frameworks, ethical framework, which is very important in this. ठीक है. टाइप ऑफ ethical frameworks एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स. ये नया ऐड हुआ है. इथिकल फ्रेमवर्क लास्ट ईयर नहीं था, इस साल ऐड हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट. नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल. आपको ऑलरेडी पता है कि देर आर 6 स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल. और जो क्वेश्चन बनता है, इट इज आउटलाइन द मेन स्टेप्स इन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल ब्रीफली. समटाइम्स उसका सीक्वेंस आता है कि क्या सीक्वेंस है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है. एमसीक्यू में काफ़ी कवर होता है ये. तो जैसा आपको पहले पता है कि नंबर 1 इज प्रॉब्लम स्कोपिंग. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इन द लोकल वर्ल्ड की. यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, हम लोग देखते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम एआई के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो जो आपके हैकेथॉन्स होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं वो लोग. उसको आपको सॉल्व करना होता है. अगर एआई का हैकेथॉन होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे एंड यू टू मेक वन एआई या ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो. सॉल्यूशन करने के लिए पहला स्टेज तो है कि प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए, राइट. सेकंड पता होना चाहिए प्रॉब्लम के बारे में डेटा. तो हम डेटा एक्वायर करेंगे. डेटा एक्वायर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स है. इंटरव्यू कर सकते हो आप लोग, कहीं से डेटा किसी वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो. ठीक है. इंटरव्यू हो गया, वेब स्क्रैपिंग हो गया, किसी सोर्स से डेटा ले लिया हम लोगों ने. ठीक है. किसी सेंसर से डेटा ले लिया. सो दीज आर सम मेथड्स, फ्यू मेथड्स. थर्ड, अगर डेटा ले लिया है तो देखो, डेटा ले जब हम लोग लेते हैं ना, तो देर आर टू टाइप्स कि प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. आपको पता होगा प्राइमरी डेटा में क्या होता है कि जब मैं इन्वॉल्व होता हूँ, हम लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं डेटा लेने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए. ठीक है. तो प्राइमरी में जाता है वो. तो मुझे मेरे हिसाब से डेटा पता होता है कि भाई मेरी मशीन को कैसे डेटा लगेगा या मेरे प्रॉब्लम के लिए क्या डेटा लगेगा. सो मुझे मैं वैसा डेटा कलेक्ट करता हूँ. सेकेंड डेटा में क्या होता है कि हम लोग खुद इन्वॉल्व नहीं होते. हम कहीं से डेटा ले लेते हैं, किसी और से डेटा कॉपी कर लेते हैं. तो उसमें डेटा हमारे हिसाब से नहीं होता. ठीक है. अगर हमारे हिसाब से डेटा नहीं होगा तो हमको डेटा एक्सप्लोर करना पड़ेगा. भाई इतना सारा डेटा आया तो है, मैंने कहीं का वीडियो लिया है या किसी बुक से कुछ पॉइंट्स निकालने हैं या वेब स्क्रैपिंग की है, वहाँ से डेटा निकालना है, तो मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसको कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, कितने मेरे काम का है, कितने मेरे काम का नहीं है, कितने मेरे फॉर्मेट के हिसाब से आता है, कितना मेरे फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है. तो मुझे डेटा को एक्सप्लोर करना पड़ेगा. जब ये सब काम हो जाएगा, मुझे मेरे काम का डेटा मिल जाएगा, तो उससे मैं क्या करूँगा, चौथे स्टेज पे आऊँगा, दैट इज़ मॉडलिंग. तो चौथे स्टेज में मैं मॉडल बनाऊंगा, उस डेटा के हिसाब से एल्गोरिथम बनाऊंगा. ठीक है. मॉडल बनेगा. जब मेरा मॉडल बन गया तो उसको हम टेस्ट करेंगे, दैट इज इवैल्यूएशन. तो हम डेटा को इवैल्यूएशन करके टेस्ट करेंगे कि मेरा डेटा के ऊपर से हिसाब से ये मेरा मॉडल काम करता है या नहीं करता है, कितना परसेंट काम कर रहा है, 50%, 60%, 70% सही जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा है, कितने आंसर दे पाता है, कितने आंसर नहीं दे पाता. तो हम टेस्ट करेंगे. जब हमको लगेगा कि हमारा मॉडल हो गया, टेस्टिंग हो गई और अच्छा काम कर रहा है, तो उसको हम लोग रियल वर्ल्ड के लिए डिप्लॉय कर देंगे, दैट इज डिप्लॉयमेंट.
तो दीज आर द 6 स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। और बेटा सीक्वेंस ज़रूर याद रखना, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट, एआई डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेन एवर यू राइट सम आंसर्स ना, जब कोई जनरल क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको 3 डोमेन याद रखने हैं और उसके हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। एप्लीकेशन पूछते हैं कि भाई ये क्या होगा, अगर मैं पूछता हूँ कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमको एआई कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ वहाँ के पॉइंट्स देने से अच्छा उसमें रोबोटिक्स वगैरह ऐड मत करो, यहाँ वहाँ के पॉइंट्स ऐड मत करो। पहले सोचो कि हम वहाँ पे जाएंगे तो क्या वहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, तो मेरा स्टैटिस्टिकल डेटा आएगा वहाँ पे डोमेन। क्या हम वहाँ पे कंप्यूटर विजन यूज़ करेंगे, तो वहाँ मेरा कंप्यूटर विजन आएगा डोमेन। क्या वहाँ पे हम कुछ लैंग्वेज को प्रोसेस करेंगे, नहीं, वहाँ पे तो कोई प्रोसेस करने वाले नहीं है, तो इसके एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं। तो जो भी आप एग्जाम्पल लिखने वाले हो उसको इन 3 डोमेन के साथ मैच कर लो, क्या इसका यूज़ कहीं हो रहा है, एंड वहाँ पे लिखो कि ये डोमेन यूज़ होगा, इस एग्जाम्पल में ये डोमेन यूज़ हो रहा है। अगर आपने वो जस्टिफाई कर दिया तो आपको आंसर मिलेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी आंसर मार्क्स, ठीक है। तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो नंबर 1 है स्टैटिस्टिकल डेटा, जहाँ पे हम लोग डेटा उठा रहे हैं और डेटा साइंस की यूज़ कर रहे हैं पे, ठीक है। रिलेटेड टू द डेटा सिस्टम्स एंड प्रोसेस, तो डेटा को जो प्रोसेस करते हैं उससे रिलेटेड है। मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है, मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, तो स्टैटिस्टिकल डेटा है मेरे पास। which the system collects numerous data, maintains data sets, and derives meaningful meaning or sense out of them, which can be used to make a decision about it. तो डिसीजन के लिए क्या लगता है, डेटा लगता है, तो वहाँ पे डेटा लगेगा। सेकंड इज कंप्यूटर विजन। हाँ, स्टैटिस्टिकल डेटा को आप डेटा साइंस भी लिख सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर विजन एआई डोमेन है, अलाउज कंप्यूटर्स टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक इमेजेस एंड वीडियोस। तो इमेज और वीडियो को समझने में यूज़ आता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड है एनएलपी। ऑलरेडी आपको पता है, जब टेक्स्ट मैसेज है, सोशल मीडिया के मैसेज है, फीड्स हैं, वीडियो ऑडियो है, वहाँ से कुछ वॉइस निकालना है, सो एनएलपी का हमारा आएगा, ठीक है। इसके बाहर एआई काम नहीं करता है, 3 डोमेन में ही काम करता है, इसके बाहर काम नहीं करता है। तो इंटरनेट तो बोल मत देना बेटा वहाँ पे, ठीक है। ब्राउज़र बोल मत देना, गूगल मत लिख देना। गूगल के अगर कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि उसका जो मशीन है, लर्निंग मशीन, वो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज कुछ और मत लिखना। अगर स्पेसिफिक पता है तो ही लिखना, ठीक है। गलती आप वही करते हो कि पता नहीं क्या क्या लिख देते हो, जिसका एआई से कोई कांटेक्ट ही नहीं होता, वो भी लिख देते हो, तो वो ध्यान रखना। इसमें जो क्वेश्चन जरूर बनता है ना, व्हाट इज एआई, व्हाट इज नॉट एआई, तो वो क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसमें से एआई क्या है। तो अगर वो बोलता है कि एआई क्या है क्या नहीं है, तो देखना कि उसका रिलेशन इनमें से किसी डोमेन में से है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हम जब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल डेटा का एप्लीकेशन आता है, प्राइस कंपैरिजन आता है, वेदर फोरकास्टिंग आता है, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन आता है, रिजल्ट प्रिडिक्शन होता है, रिसर्च एनालिसिस है। तो ये उसके एग्जांपल्स हैं, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है वो। कंप्यूटर विजन में जब हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एग्रीकल्चर में मॉनिटरिंग करते हैं, सर्विलांस सिस्टम, फेस फिल्टर्स, फेस रिकॉग्निशन। एनएलपी में ईमेल फिल्टर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, सेंटिमेंट एनालिसिस, समरी जनरेटर्स, जनरेटिव एआई, चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट। तो ये सारे मेरे एनएलपी के टूल्स हैं या एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे इसका यूज़ हुआ है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, रखते जाइएगा, या पूरा वीडियो कॉपी कर सकते हो आप। अच्छा, सम फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग डिसीजंस, वो है रिलीजन है, और आपकी वैल्यूज़ है, इंट्यूशंस हैं, जो हो सकता है कि आप डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि यार मैं, मुझे तो इसके हिसाब से आंसर चाहिए, रिलीजन के हिसाब से चाहिए, मेरा धर्म बड़ा है, ठीक है। तो ये कवर हो सकता है कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। इथिकल फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें जो क्वेश्चन मैंने येलो कलर में दे रखे हैं क्वेश्चंस, वो देख लो, वो क्वेश्चंस बनते हैं, और शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं मैंने,
मतलब आंसर में क्या होना चाहिए वो लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे, बट ये नॉर्मल चीज़ें हैं। पहला है इथिकल फ्रेमवर्क एआई डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। नेसेसिटी क्या है, टू गाइड द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ एआई। डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ये इंश्योर करता है सेफ फेयर एंड बेनिफिशियल ऑफ टू सोसाइटी। आप सेफली काम कर रहे हो, फेयर काम करते हो और सोसाइटी के बेनिफिशियल के लिए काम कर बेनिफिट्स के लिए काम करते हो, दैट इज इथिकल फ्रेमवर्क। तो हर किसी का बेनिफिट सोचना है, बुरा नहीं सोचना है, इसीलिए इथिकल दे रखा है, राइट। नेक्स्ट इज मेंशन द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क्स। सो सेक्टर बेस्ड के लिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में काम करते हैं हम लोग। हेल्थ केयर है, ऑटो इंडस्ट्री है, स्टॉक मार्केट है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये सेक्टर बेस्ड में आता है हमारा। की प्रिंसिपल्स इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग बायस, ensuring transparency and accountability, and protecting privacy and human well-being। तो प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है। तो ये की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेक्टर बेस्ड की। जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो ये चीज़ आपको लिखनी है। हाउ डू वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स कंट्रीब्यूट टू इथिकल डिसीजन मेकिंग, बाय एम्फेसाइजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। तो फंडामेंटल जो है हमारे, जो जिसकी ज़रूरत है फंडामेंटल, उसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो चैलेंजेस हैं हमारे पास में, लाइक बायस एल्गोरिथम, डेटा प्राइवेसी, जॉब डिस्प्लेसमेंट। हम एआई बनाएंगे, हो सकता है जॉब चली जाए किसी की, किसी का डेटा ले रहे हैं हम लोग वहाँ से, ठीक है। ऐसे एल्गोरिथम बना रहे हैं जो बायस्ड है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही टारगेट करते हैं। सो इसलिए हमको ये नहीं करें, इसके लिए हमको क्या करना है कि वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क बनाना है, ठीक है, किसी का हार्म नहीं हो जिसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। वाई डू वी नीड फ्रेमवर्क्स फॉर एआई, एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई, ये क्वेश्चन बनता है। नीचे मैंने आंसर दे रखा है कि आंसर कैसे लिखना है आपको। 3 पॉइंट्स में आंसर लिखो आप। तो ये तीनों पॉइंट मैंने कवर किए हैं। एज वी हैव सीन नाउ, हाउ बायस could result in unwanted outcomes in AI solutions. Think of the hiring algorithm which was biased against women application। जैसे हम लोग हायरिंग एल्गोरिथम बनाते हैं, तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि जब हम लोग रिसेप्शनिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो जनरली वो वुमेन को ही हायर करता है। ऐसे ही एल्गोरिथम बना करता है, ऐसे रेज्यूमे छाट के लाता है जिसमें विमेन हो, मेंस के नहीं छाटता है, ठीक है। तो ये बायस्ड है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो रही है। एआई इज इसेंशियली बीइंग यूज्ड एज अ डिसीजन मेकिंग और इन्फ्लुएंसिंग टूल। एज सच वी नीड टू इंश्योर दैट एआई मेक्स मॉरली एक्सेप्टेबल रिकमेंडेशंस। ऐसे रिकमेंडेशन दे जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो किसी ने कहा यार बहुत परेशान हूँ, जेनेटिक एआई से कहा कि क्या करूँ, उसने कहा आत्महत्या कर लो, तो ऐसे रिकमेंडेशन नहीं देना चाहिए ना किसी एआई को, जैसे ग्रोक देता है आजकल, ठीक है। वो बहुत अच्छे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं वो बहुत एथिकल फ्रेमवर्क पे काम नहीं करता है। अच्छा है, पर समटाइम्स उसके आंसर जो है एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट, एथिकल फ्रेमवर्क इंश्योर दैट एआई मेक्स मॉरली एक्सेप्टेबल चॉइसेस। जैसे मैंने कहा, इफ यू यूज एथिकल फ्रेमवर्क while building our AI solutions, we can avoid unintended outcomes even before they take place। so अगर ethical framework के हिसाब से बनाया जाएगा तो वो ऐसे आंसर्स देगा ही नहीं, ठीक है। आप पूछ के देखो किसी जनरेटिव एआई को, चैट जीपीटी को या किसी जेमिनाई को कि मुझे किसी का पासवर्ड क्रैक करना है तो कैसे करूं, आपको मना कर देगा। वो बोलेगा नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एथिकल फ्रेमवर्क पे काम करता है, ठीक है। तो दैट इज एथिकल फ्रेमवर्क। आगे बढ़ते हैं इसी में ही। कितने टाइप के एथिकल फ्रेमवर्क हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स आर देयर, एंड उसकी सब कैटेगरीज क्या है। सो वैसे दो टाइप के हैं, सेक्टर बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड। सेक्टर बेस्ड में बहुत सारे आते हैं, मैंने एक ही लिखा हुआ है यहाँ पे, बायोथिक्स, बिकॉज वो बुक में कवर भी किया हुआ है। बायोथिक्स फॉर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। जैसे हेल्थ केयर में बायोथिक्स होता है, वैसे एथिक्स है। कम टू द वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड में तीन है, राइट्स बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड एंड वर्चू बेस्ड, ठीक है। तो इसका छोटा सा मैंने एक इंट्रो दिया है। ह्यूमन लाइफ इज वैल्यूड ओवर अदर्स, राइट्स में। यूटिलिटी में, व्हाट ऑफर्स मोर गुड देन हार्म। एंड थर्ड वर्च्यू में, व्हाट आर माई एक्शन कंसिस्टेंट विथ माई बिलीव्स, मेरे बिलीव के हिसाब से क्या एक्शंस मेरे होने चाहिए, दैट इज।
सो ये उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो पॉइंट दे रखे हैं, इसको आप यू कैन राइट डाउन इन योर आंसर्स। ठीक है, क्योंकि वो छोटा दे रखा, तो वो तो आंसर में लिख नहीं सकते हो। तो आंसर में क्या डालोगे? आंसर में ये डालोगे क्या टाइप्स के हैं, सेक्टर बेस को कैसे आप एलोबरेट करोगे, एंड वैल्यू बेस को कैसे एलोबरेट करोगे, यहाँ पे मैंने दे दिया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लर्न कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। जब मैं वैल्यू बेस्ड पे आता हूँ, तो वैल्यू बेस्ड में मेरे पास राइट बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड एंड वर्चू बेस्ड है, जैसे मैंने बताया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये जो मैंने डार्क किया है, हाईलाइट किया है ना, बोल्ड किया है, ये ज़रूर से लिखना है, 100% लिखना है, कुछ भी लिखो, बट ये पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट बेस्ड, इट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, वैल्यू ह्यूमन लाइफ ओवर अदर कंसिडरेशन। कुछ और है तो उसको ह्यूमन लाइफ को कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलना चाहिए आगे। ठीक है, इट शुड रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल एनाटॉमी, डिग्निटी एंड फ्रीडम्स। ऐसे नहीं कि किसी बारे में बुरा बोल रहा हूँ, तो हर एक के बारे में अच्छा बोलेगा और उसकी डिग्निटी मेंटेन करेगा, उसके बारे में बुरा नहीं लिखेगा। ठीक है, किसी की फ्रीडम को नहीं अफेक्ट करेगा। तो ये आपको पॉइंट इसमें कवर करना पड़ेगा। व्हेन वी कम टू द यूटिलिटी बेस्ड, इट इज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइज यूटिलिटी। तो किसी चीज़ की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, उसमें और कैसा अच्छा दिखा सकते हैं। अगर आपने देखा हो कि जब आप चैट जीपीटी से कुछ पूछते, तो वो लास्ट में बोलता है कि क्या मैं इसका ये भी बता दूं क्या आपको, इसके लिए ये भी करके दूं क्या, इमेज में ऐसा भी करके दूं क्या। इट आस्क जनरली, तो दैट इज यूटिलिटी बेस्ड। ठीक है, यूटिलिटी में और क्या आ सकता है, सच एज जॉब डिस्प्लेसमेंट और प्राइवेसी कंसर्न्स, इसमें ये फोकस करता है। ठीक है, इट सीक्स द मैक्सिमाइज ओवर ऑल यूटिलिटी और बेनिफिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। नाउ कम टू वर्चू बेस्ड। वर्चू बेस्ड बेटा क्या होता है कि जब हम लोग क्या इंटेंशन रखते हैं, जिसके कारण हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो आता है वर्चू बेस्ड में। जैसे कि अ, मैं स्कूल में अगर एग्जाम सेल में रहता, तो क्या होता कि मेरे पास सारे पेपर आते, और मैं पेपर को बच्चों को दे सकता था कि चलो मैं इसको पेपर दे देता हूँ। जैसे आजकल हुआ है ना नीट वगैरह में, कि पेपर बाहर बांट दिए हम लोगों ने बाहर। ठीक है, तो दैट दैट इज कॉल्ड वर्चू बेस्ड, कि ऐसा नहीं करना है हमको। क्या ऑनेस्टी रखनी है, कंपैशन रखना है, इंटीग्रिटी रखनी है, हमको ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलना है। राइट, तो दिस इज कॉल्ड इथिकल। इथिकल जो काम होता है, इथिकल वैल्यूज पे जो काम करता है, वो है वर्चू बेस्ड, कि मुझे क्या सही करना चाहिए, क्या गलत है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस को तो किसी से पैसे नहीं खाएंगे हम लोग। राइट, हम लोगों को गाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड वर्चू बेस्ड। ठीक है, इसी को वर्चू बेस्ड बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पे लिखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर और डिस्कशन कर सकते हैं। लेट कम्स टू द बायोएथिक्स। सो इसका लास्ट टॉपिक बायोएथिक्स है। तो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज बायोएथिक्स? आंसर सिंपल है, बायोएथिक्स इज द स्टडी ऑफ मॉरल इश्यूज इन बायोलॉजी, मेडिसिन एंड लाइफ साइंस। ठीक है, तो ये बायोएथिक्स आता है, और इसको एलोबरेट कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ ethical guide for developing and using AI in areas like healthcare and genetic engineering, making sure these technologies are used for the good of humanity। अगर जेनेटिकली हमने किसी चीज़ को गलत बना सकते हैं, जैसे वो स्पाइडरमैन में होता है ना कि जेनेटिकली वो गलत बना देता है, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो जेनेटिक्स को सही वे में यूज़ करना है। ठीक है, मैं उस करेक्टर का नाम भूल गया हूँ, वो जो डॉक्टर वाला रहता है स्पाइडरमैन में। सो जेनेटिकली अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, मेडिसिन को लेके कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको इथिकल यूज़ बनाना है। राइट, तो दैट इज ओवरऑल आइडिया बिहाइंड दिस बायोएथिक्स। ठीक है, तो ये मेरा इसमें लास्ट टॉपिक रहता है बायोएथिक्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है वो मैंने सारा टॉपिक कवर कर दिए। इसको कवर करोगे तो जो 7 मार्क्स है वो आप सारे कवर कर पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में आ सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। सो अच्छा, जैसे मैंने बताया एआई वाले सर के नाम से व्हाट्सएप पे चैनल दिया हुआ है, तो यू कैन फाइंड आउट एआई वाले सर एंड व्हाट्सएप चैनल्स में। वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो उसके थ्रू। ठीक है, या टेलीग्राम ज्वाइन करो तो उसमें भी डाल रखा है। और एआई वाले सर यूट्यूब चैनल पे जो आप पढ़ रहे हो, इसमें सारे वीडियोस मिल रहे हैं। कमेंट करके बताओ बेटा कि अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा, कुछ अलग से चाहिए इसी चैप्टर के अंदर, तो वी विल कवर इन द डाउट सेशन। ठीक है,
थैंक यू। ऑल द बेस्ट।